बुंदेलखंड कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, यहां आप सबके बीच आने से पहले मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महान सेनानी, महान राष्ट्र संत अमृत महोत्सव के दौरान हम सब ने उनका पुण्य स्मरण किया था। हमारी सरकार ने उनके योगदान को इतिहास में दर्ज किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वो सारा श्रेय केवल एक शाही परिवार को देना चाहते थे। दलितों, पिछड़ों को सम्मान मिले, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। ये फोटो वाले सब फोटो नीचे रख दो और अपने हाथ नीचे करके आराम से बैठो, पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब माताएं बहनें भी अपनी जगह पे बैठे जरा। ये आप लोग जगह कब्जा करते, पीछे वाले परेशान होते हैं भाई। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना। क्या किसी भी सरकार को आप
अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है, उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे। आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहां पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है, जिसके पास नहीं है, वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को बांटने देंगे क्या? आप फोटो निकालने में मशहूर हैं कि सुनते भी हैं? लग नहीं रहा है आप सुनते हैं। आपको फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, जगह कम है, कृपा करके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। जहां है वहां खड़े रहिए ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध किया था और हमारी संविधान सभा ने भी तय किया था कि हमारे देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जहां कांग्रेस सरकार है, वहां ये लोग दलितों, पिछड़ों, उनका आरक्षण कम करके उसे भी मुसलमानों को देना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप जानकर के आश्चर्य होगा, ये संविधान की कैसी अवहेलना करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को कैसे चूर चूर करते हैं। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, उन सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। एक थप्पा मार के कागज निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पिछड़ों का आरक्षण था, उसमें वो आ गए तो सारा डाका डाल करके ले गए और सारे पिछड़े रह गए। और यही मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का हक लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? साथियों, इतना ही नहीं, अब ये संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से कहा था
अरे आप तो दिन रात पिछड़ों की बातें करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो। आप तो हिम्मत करके ये पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने का षड्यंत्र चल रहा है, पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण लूटने का जो जाल बिछाया जा रहा है, जरा उसका विरोध तो कीजिए। लेकिन ये सपा वाले मुंह पर ऐसा ताला लगा के बैठ गए, ऐसा ताला लगा करके बैठ गए कि वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये सपा वालों को भी माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। और किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ जो वोट जिहाद करते हैं, वो वोट बैंक के खातिर करना चाहते हैं। साथियों, सपा वाले तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस के कुशासन में बुंदेलखंड ने कितनी पीड़ा झेली है, कितनी बदहाली यहां हुई थी, ये लोग भूले नहीं हैं। एक जमाना था जब सूखा बुंदेलखंड की पहचान बन गया था। बूंद बूंद पानी के लिए हमारा बुंदेलखंड तरसता था। और सपा कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी? योजनाएं निकालती थी, फीते काटती थी, दिए जलाती थी, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देती थी और फिर पैसा खा जाती थी। गर्मी में पानी की ट्रेनें चलाने की नौबत आ जाती थी। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो वो था कि लोग स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी, वहां पहुंच करके शौचालय में जो पानी आता है ट्रेन में, उसमें से भी पानी भर करके घर ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने की नौबत आती थी। आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, शायद न उन्होंने ये देखा होगा न सुना होगा। मैंने बहुत सालों तक यहां संगठन का काम किया है। मैं आपके दर्द को जानता था और मेरे गुजरात में इस क्षेत्र के बहुत लोग रहते हैं, उनसे मेरा बड़ा निकट नाता है। वे जब यहां का वर्णन करते थे, आंख में से आंसू आ जाते थे।
लेकिन सपा कांग्रेस ने यही हाल बना रखा था बुंदेलखंड का। साथियों, इन लोगों ने सूखे को, ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, हाथ ऊपर कर दिए थे। लेकिन साथियों, चुनौती को चुनौती देना, उसका दूसरा नाम है मोदी। और चुनौती से जो टकराता है वही तो मोदी कहलाता है। लेकिन आपने आपके इस सेवक मोदी पे भरोसा किया। मोदी ने इस संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। सिर्फ 5 साल में हमने 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। हमने इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पानी की टंकियां बनवाई है। आज क्षेत्र में 400 से ज्यादा गांवों में पानी पहुंच चुका है। करीब 2.25 लाख घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं। जो समस्याएं बची हैं उन पर भी काम चल रहा है। हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया है। और केन बेतवा लिंक कैनाल के लिए हमारी सरकार आपको पानी मिले, आपकी पानी की समस्या दूर हो, इसलिए मोदी ये सरकार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये योजना पूरी होगी तो बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। विकास को नए पंख लग जाएंगे। और याद रखिएगा, ये योजना सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही पूरा कर सकती है। और इसलिए बुंदेलखंड के तेज विकास के लिए मैं आपके पास भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए मांग करने के लिए आया हूं। साथियों, पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। आज मोदी ने हमीरपुर, झांसी और जालौन में किसान सम्मान निधि के 1,800 करोड़ रुपए, 1,800 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए हैं। हमने जालौन और हमीरपुर में स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। यूरिया की जो बोरी दूसरे देशों में 3,000 की है, वो भाजपा सरकार आपको
300 रुपये से भी कम कीमत पर दे रही है। हम गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और पक्के मकान दे रहे हैं। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। अगले 5 वर्षों में ये सुविधाएं हर गरीब तक पहुंचेगी। आप लोग मेरा एक काम करेंगे, अगर आप सबके सब हाथ ऊपर करके बताते हैं तो फिर मैं बोलूंगा। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? आप मेरा एक काम करेंगे? आप मेरा एक काम करेंगे? आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। अगर कहीं पर भी आपको इक्का दुक्का ऐसे परिवार मिल जाए जिनके पास पक्का घर नहीं है, वो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, कोई ऐसे परिवार जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, तो मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूं, आप उनका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए। और उनको कहना कि मोदी जी हमीरपुर आए थे और मोदी जी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद जब नई सरकार बनेगी तो आपका मकान भी बनेगा। आप मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देंगे? गारंटी दे देंगे? मेरे लिए तो आप ही मोदी है। और इस काम के लिए हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, हर परिवार में आजकल बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, और जो बेटे बेटी कमाते हैं उनके पास 2 जिम्मेवारी होती है। एक तो अपने बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी चिंता करना, खुद का ख्याल रखना और अपने बच्चों की परवरिश करना। और 70 साल की आयु के बाद कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी तो आ ही जाती है, तो स्वाभाविक जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर एक नया खर्च आ जाता है, 1000-2000 रुपया। कभी बड़ी बीमारी आ जाए तो सब कुछ गिरवी रख देना पड़ता है। और इसलिए जो बेटे बेटी कमाते हैं उन पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए मोदी ने तय किया है कि आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिवार के 70 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे, अगर उनको बीमारी हुई, इलाज की जरूरत हुई, तो खर्चा आपका बेटा मोदी करेगा। अब वो इलाज का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेरा एक और संकल्प है, जो हमारी बहनें जिनके अंदर महारत है उनको मैं ऐसे नई नई चीजें सिखाना चाहता हूं, काम के अवसर देना चाहता हूं। और मैंने तय किया है कि मैं 3 करोड़ लखपति बनानी है मुझे। ये 3 करोड़ लखपति दीदी, ये बहुत बड़ा काम है।
लेकिन मोदी को बड़े काम करने की आदत है। और ये मोदी की गारंटी है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बिहड़ है, बिहड़, वहां कौन जाएगा? मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। और वो कहते थे कौन जाएगा, मैं कहता हूं कौन नहीं आएगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां विकास को रफ्तार दे रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग धंधे लग रहे हैं। हमीरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है। भाजपा सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मोदी ने तय किया एक डिफेंस कॉरिडोर वीरों की धरती बुंदेलखंड में बनेगा। हमारा प्रयास है कि युवाओं को बुंदेलखंड छोड़ करके जाना न पड़े। हमारा संकल्प है बुंदेलखंड उद्योग और रोजगार का केंद्र बने। साथियों, आज आल्हा उदल की धरती से मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, राष्ट्र का स्वाभिमान, इस मिट्टी का सम्मान कुछ इससे भी ऊपर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मोदी ने कश्मीर से 370 हटाई। मोदी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के स्वाभिमान के लिए मोदी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से भिड़ा। क्या ये सब इसलिए था कि कांग्रेस इस पर पानी फेरने की बात करे? आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो कश्मीर में फिर से आर्टिकल 300 वापस लाएंगे और लगा देंगे। कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों को बुंदेलखंड की इस धरती पर आकर समझना चाहिए कि वीरता क्या होती है। आप मुझे बताइए, हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारकर आए थे कि नहीं आए थे? पाकिस्तान ने फिर कभी मुंह उठाने की हिम्मत की क्या? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसकी धमकी देने वालों को पता नहीं है, उनको उसके रखरखाव का खर्चा नहीं है, उनके पास संभालने का खर्चा नहीं है। उनके पास साथियों, वो कहते हैं मिसाइलें हैं। हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं ना, वो पटाखे बनाने के लिए नहीं है, मिसाइल बनाने के लिए है। पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट मांगने वालों को आप वोट देंगे क्या? जो पाकिस्तान का डर दिखाते हैं वो वोट देने लायक है क्या? है क्या? साथियों, 20 मई को आपका वोट सशक्त भारत, विकसित भारत, इसकी गारंटी होगा। हमीरपुर में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और झांसी से श्री अनुराग शर्मा जी, आप इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा
मतदान करवाइए, कमल पे बटन दबाएगा, और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, 10 बजे से पहले मतदान हो जाए ऐसा करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, मेरी बात मानेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे। कमाल है यार, मैंने मेरा काम कहा तो ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो मैं बताऊं। करने वाले हैं तो वही हाथ ऊंचे करे, फालतू में हाथ ऊपर मत कीजिए। करेंगे? अच्छा, एक काम करना, इन दिनों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, और परिवार में बैठ करके कहना सभी परिवार के मुखिया को कि बोले मोदी जी हमीरपुर आए थे, और हमीरपुर में आए थे तो मोदी जी ने खास आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे? बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5वें चरण की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की है और एक बार फिर से INDIA गठबंधन को उन्होंने निशाने पर लिया है। 5वां चरण सियासी रण और प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही हैं।